Question number 1. Figure 1.1 shows the movement of particles through an epithelial cell in the small intestine. Part A. Arrow P represents diffusion of oxygen molecules. Describe what is meant by the term diffusion. So diffusion is the net movement of particles from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration. Second part. State the type of energy needed for diffusion. So it's kinetic energy. Part B. Carbon dioxide molecules also move by diffusion. State the name of process in human cells that produces carbon dioxide. So it's aerobic respiration. Part 2. On figure 1.1 draw an arrow to show the direction of diffusion of carbon dioxide. So कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ डिफ्यूज होते हैं सेल में से. ये हमारा सेल है जिसके अंदर रेस्पिरेशन हुई और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई एज अ प्रोडक्ट. वेस्ट प्रोडक्ट तो ये बाहर की तरफ मूव कर जाएगी क्योंकि वेस्ट है. Part C. Arrow Q represents another type of particle movement. Identify the movement represented by arrow Q. So this is our arrow Q और इसमें हम लो कंसनट्रेशन से हाई की तरफ जा रहे हैं. So it's definitely active transport. तो पहले हमने लिखनी है द टाइप ऑफ मूवमेंट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फिर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है पार्टिकल्स मूव अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया पर जा रहे होते हैं और जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, वो यूज़ कर रहे होते हैं और प्रोटीन कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन इसमें हम प्रोटीन कैरियर्स नजर नहीं आ रहे, इसमें एनर्जी हमें नजर आ रही है और लो से हाई वाला तो हम वो मेंशन कर देंगे. सो पार्टिकल्स आर मूविंग अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, क्योंकि एनर्जी के इन्होंने हमें एरो शो किए हुए हैं. Part D. In figure 1.1 particle R moves from the lumen of small intestine into the epithelial cell. State why particle R cannot be starch. तो वो सेल मेम्ब्रेन से पास हो रहा है. तो स्टार्च इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसकी 2 रीजंस है. एक तो स्टार्च ऑलरेडी ब्रोकन डाउन हो चुका होता है माल्टोस के अंदर. माउथ में हमारे पास स्टार्ट हो जाती है. स्टार्च की डाइजेशन वो ऑलरेडी वहाँ पे एमाइलेज एक्ट कर रहा होता है और स्टार्च ऑलरेडी ब्रोकन डाउन हो जाता है. तो हमारे पास जब वो नीचे की तरफ आता है तो वो माल्टोस की फॉर्म में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टोस की भी ब्रेक डाउन हो जाती है. एंड द सेकंड पॉइंट इज कि जो स्टार्च मॉलिक्यूल होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो डिफ्यूज़ होकर पास नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन से. सो स्टार्च इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट कैन नॉट मूव आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन. Now part E. So figure 1.2 is a pictomicrograph of red onion cells. तो ये बिफोर की पिक्चर है हमारे पास और ये आफ्टर की. तो इसमें हो रहा क्या है, हमने पहले देख लेना है. ये इस तरह से साइज चेंज हो रहा है. नाउ यूजिंग फिगर 1.2 एंड फिगर 1.3 डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन अपीयरेंस. ओके, हमने डिस्क्राइब कर लेते हैं पहले अरेंजमेंट बिफोर और अरेंजमेंट आफ्टर करके फिर हम एक्सप्लेन करते हैं रीजंस. सो बिफोर क्या है कि जो शेप है वो काफ़ी टर्जिड है. टर्जिड किस तरह से कि वो सेल वॉल को पुश कर रही है और इसकी शेप को हम कह सकते हैं कि इंटैक्ट शेप है. तो इस तरह हम 2-3 वर्ड्स यूज़ करके उसको डिस्क्राइब कर देंगे जो अरेंजमेंट बिफोर है. अब हम आते हैं अरेंजमेंट आफ्टर की तरफ. सो सेकंड इमेज में हमें क्या दिख रहा है कि जो सेल है वो श्रिंक हो गए, कि उनका साइज डिक्रीज़ हुआ है. ओके, और उनकी शेप बिल्कुल भी टर्जिड नहीं रही, फ्लेसिडिटी आ गई एक तो. और जो साइटोप्लाज्म है वो दूर चला गया सेल वॉल से. जो सेल मेम्ब्रेन थी, साइटोप्लाज्म वगैरह, उसकी सेल कंटेंट्स जो है सेल वॉल से दूर चले गए. इसका मतलब क्या है कि जो सेल है उसमें प्लाज्मोलिसिस हुआ है और जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गया. सो हम ये लिख देंगे 3 पॉइंट इसके लिए. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन. अब हमने एक्सप्लेनेशन देनी है कि ऐसा हुआ क्यों है. ठीक है, तो अब हमने इसे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रखा था ना सेल्स को. तो इसका मतलब है कि जो बाहर का वाटर पोटेंशियल है वो कम है अंदर के वाटर पोटेंशियल से, क्योंकि कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो उसका मतलब उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट यानी वाटर कम है. सो वी राइट दैट वाटर पोटेंशियल इनसाइड इज ग्रेटर देन द वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, जब ऑस्मोसिस होगी तो वाटर बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, राइट, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. तो इसमें हम ऑस्मोसिस को डिस्क्राइब कर देंगे. तो वाटर मूव आउट बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल. और ये होगा अक्रॉस अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेल है तो इसमें वो पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन. तो हमने बस ये हमने डिस्क्राइब भी कर दी, अरेंजमेंट्स डिस्क्राइब किए हैं और फिर हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दी उस प्रोसेस की. Now question number 2. So the internal body temperature of a person was recorded. So this is the graph. Okay, using the information calculate the temperature range of the internal temperature of the person. तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 36 है. ओके, और जो हाईएस्ट आ रहा है वो 38 डिग्रीज हो जाएगा. तो रेंज कितनी होगी, हमने हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना होता है. सो द रेंज इज 38 माइनस 36 विच इज 2. और हमने इन्होंने कहा है कि स्टेट द यूनिट्स. तो यूनिट्स इन्होंने हमें ऑलरेडी शो किए हुए जो ग्राफ की एक्सेस लेवल हुई है उसमें कि डिग्री सेल्सियस. सो इट्स 2 डिग्री सेल्सियस और हम ब्रैकेट में बता सकते हैं कि क्या रेंज है. सो इट्स फ्रॉम 36 डिग्री सेल्सियस टिल 38 डिग्री सेल्सियस. पार्ट 2. On figure 2.1 draw a line to show the set point. Set point is the midpoint for the internal body temperature. So हमें मिड पॉइंट शो करना है. अब हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट था वो 36 था, मैक्सिमम था 38. तो जो सेट पॉइंट होगा वो 37 होगा, यानी उससे हल्का सा ऊपर जा सकता है 1 डिग्री सेल्सियस और हल्का सा नीचे 1 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना दी. मैं रेड से बना रही हूँ ताकि क्लियर हो. और ये हो गया. पार्ट 3 द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज एन एग्जांपल ऑफ होम्योस्टैटिक कंट्रोल. इसका नेम बताना. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिव फीडबैक. Now region F shows a change in body temperature. Explain how the body causes this change in body temperature. So पहले हम region F देखते हैं. तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ इन बॉडी टेम्परेचर हो रहा है. तो अब हम बताते हैं कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है. ओके, सो इंक्रीज़ इन बॉडी टेम्परेचर फर्स्ट ऑफ ऑल. और ये हमारे पास कहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, फ्रॉम 36 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो इसका मतलब 36 डिग्री था सबसे पहले हमारे पास, जो कि एक डिक्रीज़ था बॉडी टेम्परेचर में और उसका इंक्रीज़ होना जरूरी था. सो हम मेंशन कर देंगे कि ये है डिक्रीज़ इन बॉडी टेम्परेचर और इसको डिटेक्ट किया है थर्मो रिसेप्टर्स ने, और वो थर्मो रिसेप्टर्स हमारे अंडर द स्किन प्रेजेंट है. सो डिक्रीज़ इन बॉडी टेम्परेचर इज डिटेक्टेड बाय द थर्मो रिसेप्टर्स इन द स्किन
देन ये थर्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कॉन्शियस पार्ट है ब्रेन का, उसको एक सिग्नल सेंड करेंगे. सो अ सिग्नल सेंड टू द ब्रेन बाय सेंसरी न्यूरॉन. फिर अब ब्रेन क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली एक हमारे पास क्या जनरेट करेगा, एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. ओके, सो ब्रेन जनरेट्स एन इम्पल्स अकॉर्डिंगली विच इज़ कैरिड आउट बाय द मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, हमारे पास जो इफेक्टर्स होंगे ना उन तक लेके आएगा रिस्पॉन्स. सो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो हमारे हेयर होंगे वो इरेक्ट हो जाएंगे, यानी मतलब खड़े हो जाएंगे. ओके, तो इससे क्या होगा कि एक ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा स्किन को, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके सराउंडिंग हीट. ओके, जो सराउंडिंग्स की हीट होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, इंसुलेशन ज़्यादा हो जाएगी. ओके, सो हेयर इरेक्ट प्रोवाइडिंग अ ग्रेटर सरफेस एरिया टू द स्किन फॉर एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स. और फिर जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज होते हैं वो मेंशन कर देंगे, जैसे शिवरिंग अकर्स. देन उसके अलावा वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है. वेजो कंस्ट्रिक्शन मतलब वेजल्स कंस्ट्रिक्ट, और जब वेजल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो जो शंट वेजल होती है वो डायलेट हो जाती है. जब शंट वेजल डायलेट होगी इसका मतलब ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा. जब ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो जो टेम्परेचर होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा. सो वेजो कंस्ट्रिक्शन अकर्स वाइल द शंट वेजल डायलेट्स, प्रोमोटिंग एन एफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द स्किन. और फिर इसके हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एफिशिएंट ब्लड फ्लो होगा तो उससे बॉडी के जो प्रोसेसेस वगैरह हो रहे हैं उन सबकी वर्किंग इंक्रीज हो जाएगी, रेट इंक्रीज हो जाएगा. जब रेट इंक्रीज होगा तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ पार्ट बी, ये हमें एक डायग्राम शो की हुई है स्किन के इंटरनल स्ट्रक्चर की. स्टेट द लेटर ऑफ स्ट्रक्चर शोन दैट प्रोड्यूसेस स्वेट. तो स्वेट प्रोड्यूस करती है स्वेट ग्लैंड, ये इस तरह की शेप होती है. सो इट्स लेटर ए, क्योंकि हमने लेटर लिखना है, सो वी विल राइट लेटर ए. पार्ट टू, स्टेट द नेम्स ऑफ स्ट्रक्चर सी एंड डी शोन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी क्या है, ये है इरेक्टर मसल एंड दिस इज़ अ थर्मो रिसेप्टर. सो थर्मो रिसेप्टर के नीचे हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होता है, क्योंकि रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन में जाता है सिग्नल एंड देन इट इज सेंट टू द ब्रेन. सो दीज टू. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए. ओके, सो ये हमें परसेंटेज ऑफ वाटर शो की हुई है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में वाटर कंटेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है. नाउ पार्ट 1, द मीन मास ऑफ ह्यूमन आई इज 28 ग्राम. से कंप्लीट मास है, उसमें वाटर की परसेंटेज कितनी है वो उन्होंने बताई हुई है 95%. तो हम बताएंगे कि इसमें वाटर का मास कितना है. सो वी विल कैलकुलेट दी 95% ऑफ 28 ग्राम्स, क्योंकि 95% वाटर है और टोटल मास 28 ग्राम्स है. सो 95/100 मल्टीप्लाई बाय 28 एंड नाउ विल कैलकुलेट दिस यूजिंग अ कैलकुलेटर. सो 0.95 मल्टीप्लाई बाय 28, दिस इज 26.6 ग्राम्स. अब हमने देखना क्या है कि इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि हमने आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देना है. सो ये हो जाएगा 27 ग्राम्स. नाउ डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी. तो वाटर के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम कुछ भी पॉइंट्स लिख सकते हैं 3-4. सो वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट यानी उसके अंदर जो सोल्यूट्स होते हैं ना वो डिजॉल्व होते हैं. सोल्यूट्स मतलब जो भी डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं सब उसमें डिजॉल्व होते हैं, और जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये वो भी बनाता है. सो इट हेल्प्स कीपिंग द बॉडी हाइड्रेटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. डिहाइड्रेशन से बचाता है, राइट. देन इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस टू अकर. तो इसके अंदर ही हमारी बॉडी के सारे रिएक्शंस टेक प्लेस करे होते हैं. देन इट इज़ एसेंशियल एज अ रिएक्टेंट फॉर रिएक्शंस. अगर फोटोसिंथेसिस वो तो प्लांट्स में है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिसके लिए वाटर एज अ रिएक्टेंट यूज़ होता है. और फिर डिफरेंट सब्सटेंसेस को कैरी करने के लिए, जैसे ब्लड प्लाज्मा का जो रीजन होता है वो बनता ही टोटली वाटर से, क्योंकि वो एक फ्लूइड होता है. तो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे हार्मोन्स होते हैं, ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं, और काफ़ी सारी डिफरेंट और भी चीज़ें होती हैं. तो वो सारा कुछ ना इसी के अंदर कैरी हो रहा होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक. तो इसलिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और बाकी हम कुछ भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, लेकिन 3 से 4 इनफ है. सो ये हमें कॉलेरा पैथोजन शो किया हुआ है, और हमने स्ट्रक्चर्स एल और एम के नाम बताने. सो एल इज़ दी सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये अंदर वाली लेयर है. और फिर है हमारे पास एम. सो ये वाला है प्लाज्मिड, दिस वन इज प्लाज्मिड, एंड देन दिस इज एम. एम इज़ दी राइबोसोम. नेक्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई 2 फीचर्स शोन इन फिगर 3.2 दैट आर टिपिकल फॉर प्रोकैरियोट्स. तो हमने प्रोकैरियोट्स के 2 फीचर्स बताने इस डायग्राम में से. सो फर्स्ट वन इज द लूप ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म, क्योंकि कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ये पॉइंट लिख सकते हैं तो. एंड देन राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. सो ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे. पार्ट 3, नेम द टाइप ऑफ पैथोजन दैट कॉजेज कॉलेरा. सो ये एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सो राइट बैक्टीरिया. नेक्स्ट पार्ट, द साइंटिफिक नेम ऑफ द पैथोजन दैट कॉजेज कॉलेरा इज विब्रियो कॉलेरा. एंड यहाँ पे विब्रियो जीनस है, स्टेट द जीनस नेम. सो विब्रियो इज द जीनस नेम, वी कैपिटल होना मस्ट है. नाउ वी हैव पार्ट 4. सो एक्सप्लेन हाउ द कॉलेरा पैथोजन कॉजेज डिहाइड्रेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सो इसमें हम लिखेंगे विब्रियो कॉलेरा जो टॉक्सिन वो बैक्टीरिया होता है वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, विच लीड्स टू द सिक्रीशन ऑफ क्लोराइड आइंस फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, जो क्लोराइड आइंस होते हैं वो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से गिर के मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरनल कंसंट्रेशन होती है आइंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इंक्रीज हो जाती है. जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वाटर पोटेंशियल ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा. जब सोल्यूट इंक्रीज होगा तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है. सो जब वाटर पोटेंशियल अंदर का कम हो जाएगा और बाहर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर मूव्स इनसाइड बाय ऑस्मोसिस. बाहर का पानी अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा और मतलब सेल मेम्ब्रेन से पास करके. और इससे क्या होगा कि एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय वाटरी फीसेस या फिर वॉमिटिंग, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू ये जो एक्सेस वाटर होगा इसे रिमूव होना होगा.
अब जब एक्सेस वाटर लॉस हो जाएगा बॉडी में से तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन हो जाएगी. सो हमने ये एक्सप्लेन करना था 3 पॉइंट्स के थ्रू. नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट द यूज़ ऑफ प्लाज्मिड्स इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन. सो ये हमने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. So first of all, during genetic modification, human DNA and plasmid DNA are cut with a restriction enzyme. This creates complementary ends. क्योंकि जो sticky ends form हो जाते हैं वो complementary होते हैं to each other. So complementary ends are formed which are joined together using an enzyme called DNA ligase. So DNA ligase के through हम उन्हें join करते हैं. Then the modified plasmid containing the human gene is called a recombinant plasmid. Now next question, question number 4. So इस diagram में हमें human placenta and umbilical cord show की हुई है और direction of blood flow. सो यहाँ से फीटस से मदर तक जा रहा है और ये मदर से फीटस है. ओके, डिस्क्राइब दी फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा एंड दी अम्बिलिकल कॉर्ड शोन. सो इन दोनों चीज़ों का फंक्शन मेन ये है कि दे बोथ एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कैरिंग प्रोडक्ट्स बिटवीन दी मदर एंड फीटस. तो इसमें जो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हो रही होती है ना, या तो मदर से फीटस तक जा रहा है या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फीटस से मदर तक आ रहे होते हैं. सो इसमें हम फर्दर एक्सप्लेनेशन भी डाल सकते हैं. सो प्लेसेंटा सपोर्ट्स द डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस. अब वो सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, कोई भी डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन हो सकती है, ठीक है, फ्रॉम द मदर टू द फीटस. क्योंकि मदर के अंदर ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो उनमें न्यूट्रिशन हो रही है, तो वो वहाँ से फीटस तक जा रहा होता है सारा कुछ. वाइल द वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया फ्रॉम फीटस आर मूव टू द मदर. ओके, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो फीटस तक जा रही होती है रेस्पिरेशन के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो फीटस के थ्रू मदर के ब्लड में आ रही होती है, जहाँ से वो बॉडी से रिमूव हो जाती है. क्योंकि फीटस के अंदर कोई ऐसा सेपरेट मैकेनिज्म नहीं होता जिससे वो उसकी बॉडी से डायरेक्ट बाहर की एयर तक रिमूव हो जाए. तो इसलिए ये हो रहा होता है. और जो यूरिया होती है वो एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उससे रिमूव होना होता है एक्सक्रीशन के थ्रू. देन डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो कैट फ्रॉम मदर्स ब्लड टू द फीटस. ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आगे हम बता सकते हैं कि कौन कौन से डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज होता है और जो जो जैसे आयरन होता है सेल्स फॉर्मेशन के लिए, और जो जो हमें चाहिए होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. देन अम्बिलिकल कॉर्ड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स दीज सब्सटेंसेस एज इट कनेक्ट्स द फीटस टू इट्स मदर. सो ये अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करती है मदर को फीटस से, एंड ये कट हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ. बस ये बताना था हमने. नेक्स्ट पार्ट, अ फीटस डेवलप्स इनसाइड एन एमनियोटिक सैक. डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द एमनियोटिक सैक एंड एमनियोटिक फ्लूइड. सो सबसे पहले एमनियोटिक सैक के बारे में बात करते हैं. सो ये क्या करता है कि बेसिकली वो एक पाउच होता है जो बेबी को कैरी कर रहा होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो एक फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, राइट. सो इट कैरीज द बेबी एंड कंटेन्स एंड प्रोड्यूसेस द एमनियोटिक फ्लूइड. देन वी राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. So amniotic fluid acts as a medium which holds the baby, allowing it to move and consume the dissolved nutrients. So इस fluid के अंदर dissolved nutrients present होते हैं जो बेबी के लिए required होते हैं for growth and development. तो वो consume कर लेता है वहाँ से, और फिर एक ऐसा medium है जो बेबी को move करने के लिए allow करता है, तो वो इसमें easily move कर सकता है. Then it acts as a barrier as well. तो ये एक barrier की तरह act करेगा ताकि किसी mechanical injury से protect कर सके. जब कोई shock हो तो कोई ज़्यादा मसला ना हो जाए. Okay, so it acts as a barrier keeping the baby safe from any sort of mechanical injury or shock. नाउ पार्ट बी, एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI का इन्होंने हमें नेम बताया है जो मदर से फीटस तक ट्रांसफर हो सकता है. सो हमने एक और ऐसे वायरस का नेम बताना है. सो हमारे सिलेबस में है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. नेक्स्ट पार्ट, स्टेट 2 वेज टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ STIs. सो उसके लिए हम कोई भी 2 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट द एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स. कोई सी भी जो फ्लूइड्स है वो हमने डिफरेंट बॉडी से एक्सचेंज नहीं करना है, जिस तरह से ब्लड या सीमिनल फ्लूइड कोई भी. देन नंबर 2, वी कैन लिमिट द एक्सचेंज ऑफ शार्प आइटम्स, जिस तरह से नीडल्स या ब्लेड्स होती है, क्योंकि उसके थ्रू जो पैथोजेंस होते हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं, या फिर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हमें शो किया है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ. नाउ ड्रॉ अ सर्कल अराउंड वन वेस्कुलर बंडल. तो जहाँ पे भी कंसंट्रेशन ज़्यादा लग रही है, सारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, तो हम कोई भी एक सर्कल कर लेंगे. वेट, मैं रेड से सर्कल करती हूँ ताकि ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए. सो दिस इज़ अ वेस्कुलर बंडल. पार्ट 2, ड्रॉ एंड लेबल अ लाइन, और लेटर एक्स से हमने आइडेंटिफाई करना है पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू को. सो दिस इज आर पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू. ओके, सो वी लेबल इट एज एक्स. और हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने इसमें एरो ड्रॉ कर दिया, लेकिन हमने एरो हेड नहीं शो करना होता, बस सिंपल लाइन. अब हमने सेल स्ट्रक्चर बताना है पैलिसेड मेसोफिल में, जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है. सो ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट. नाउ डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ टिश्यूज इन वेस्कुलर बंडल्स. सो वेस्कुलर बंडल्स में हमारे पास 2 टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम इज नॉन लिविंग एंड फ्लोएम इज लिविंग. तो दोनों के छोटे छोटे हमने फंक्शन बता देना है. सो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल लाइंस फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट. ओके, सो वो ऊपर की तरफ मूव करवाता है बाय द फिनोमेना ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल. और अब हम वाटर की लिख देते हैं कि क्यों जरूरी है. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. सो इट इज़ अ रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेसिस. तो इसे वाटर हमें ज़रूरी होता है और वो जाइलम के थ्रू प्लांट को मिल रहा होता है. एंड द सेकंड टिश्यू इज फ्लोएम.
सो फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज एंड अमीनो एसिड्स। सो सुक्रोज एंड अमीनो एसिड्स होता है वो प्लांट की न्यूट्रिशन के लिए ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, प्लांट का फूड होता है। ओके, सो फ्लोएम इन्हें ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्रॉम सोर्स टू द सिंक। तो वो डिपेंड करता है ग्रोइंग सीजन पे, और जो कोई भी सीजन होता है कि सोर्स क्या है, सिंक है, उसकी हमें डिटेल्स मेंशन नहीं करनी। और ये पूरे प्लांट में अराउंड द प्लांट करवा रहा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। नाउ जो हमें लीव शो किया है वो एक्वाटिक प्लांट का अडेप्टेड टू लिव इन वाटर, तो हमने बताना है कि कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है। सो दीज आर हाइड्रोफाइट्स। नाउ आइडेंटिफाइज फीचर टी, और हमने बताना है कि वो किस तरह अडेप्ट करवाते हैं लीव को फ्लोट ऑन वाटर। सो फीचर टी ये है, ये जो लार्ज एयर स्पेसेस हैं। सो अब हमने लिखना है द फीचर इज लार्ज एयर स्पेसेस। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन, जब लार्ज एयर स्पेसेस होंगे इसका मतलब डेंसिटी कम है। ओके, सो लीव की डेंसिटी लो होगी, ठीक है, एंड इट कैन ईजिली फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है, वो नीचे सिंक नहीं करेगा क्योंकि उसकी वाटर की डेंसिटी से कम होगी लीव की डेंसिटी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो ऊपर रहेगा सर्फेस पे, तो वो एक्सपोज टू सनलाइट हो जाएगा। सनलाइट इज रिक्वायर्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। Then explain one other adaptation of this type, this group of aquatic plants. So they have many stomata on the upper side for efficient diffusion of gases. एफिशिएंट डिफ्यूजन इस तरह से कि पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगी, और कभी हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी फॉर रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट होगी। तो वो डिपेंड करेगा। और फिर वाटर वेपर्स की भी मूवमेंट हो रही होती है, तो वो भी सारा कुछ स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है। तो जब स्टोमेटा अपर सर्फेस पे होंगे तो एयर के अंदर जाएंगी गैसेस। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोप्लास्टिक्स आर पीसेस ऑफ प्लास्टिक विद डायमीटर लेस देन 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें उनका शो किया हुआ ग्राफ। एस्टिमेट वाई द मास ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स बिटवीन 2000 एंड 2020 इज एन एस्टिमेट। सो ये एस्टिमेट क्यों है, क्योंकि तो इनका साइज़ बहुत स्मॉल है। इन्होंने हमें बताया 0.5 सेंटीमीटर है उसका डायमीटर। सो इट्स वेरी स्मॉल इन साइज़, ठीक है। तो मैसेज आर रिकॉर्डेड पर मिलियन टन्स, जो इन्होंने हमें अपने ग्राफ के उसमें शो किया हुआ है, एक्सेस की लेबलिंग में। सी वाई एक्सेस को इन्होंने लेबल किया हुआ है विद मिलियन टन्स। ओके, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू बी एक्जैक्टली रिकॉर्डेड। हम एक एक माइक्रोप्लास्टिक का वो मैस चेक कर ही नहीं सकते, तो हम एक एवरेज यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, सो द क्लोजेस्ट वैल्यूज आर यूज्ड एज एन एस्टिमेट बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू रीड द एक्जैक्ट ऑथेंटिक वैल्यूज़। तो हम एवरेज ले लेते हैं और यही हमारे लिए ऑथेंटिक एस्टिमेट होती है। पार्ट 2, कैलकुलेट द प्रेडिक्टेड परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मास ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स बिटवीन 2000 एंड 2040। सो हम पहले ग्राफ पे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं कि 2000 पे क्या वैल्यू, 2040 पे क्या। सो दिस इज 2000, राइट, एंड यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 0.2 मिलियन टन्स, ठीक है। और फिर 2040 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, और जो मेरे पास न्यू वैल्यू आई है वो है 1.7 मिलियन टन्स। सो अब हम वर्किंग करते हैं। सो परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100। सो यहाँ पे हमारे पास फाइनल है 1.7 2040 में, एंड देन इनिशियल वाज 2000 में 0.2। सो 1.7 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100। सो दिस विल बी 1.5 डिवाइडेड बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100। ये हम कैलकुलेटर से करते हैं। 1.5 डिवाइडेड बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज 750%। पार्ट बी, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे सनलाइट वगैरह होती है, और डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन वो हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि प्लांट्स एक टाइप है प्रोड्यूसर्स की, और भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल्स सच एज सनलाइट, और ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन, क्योंकि फूड चेन स्टार्ट ही प्रोड्यूसर से होती है। सो कंज्यूमर्स डिपेंड अपॉन देम फॉर न्यूट्रिशन। बाकी जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं ना फूड चेन के अंदर, फूड वेब्स के अंदर, वो सारे इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो आगे वाली फूड चेन चल ही नहीं सकती। सो हम इसमें कोई भी 2-3 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सजेस्ट हाउ माइक्रोप्लास्टिक्स कैन एंड अप इन कंज्यूमर्स सच एज शेयर वाटर बर्ड्स। सो अब सबसे पहले होगा क्या कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं वो वाटर को पोल्यूट करेंगे, क्यों, क्योंकि जितना भी वेस्ट होता है सारा वो आहिस्ता आहिस्ता करके, मतलब एट द एंड उसने एक्यूमुलेट जाके ओशन के अंदर ही होना है, एक बड़ी वाटर बॉडी के अंदर ही जाना है, क्योंकि सारा वेस्ट जैसे फ्लड्स वगैरह के थ्रू या रेन वाटर अपने साथ कैरी करके ले जाता है, तो इस तरह से वो वाटर को पोल्यूट करेगा पहले तो, और फिर उसका साइज़ इतना छोटा है कि जब फिश अपना कोई फूड या न्यूट्रिएंट्स इनटेक करी होगी पानी में से, या वो वाटर ही अंदर ले रही होगी, तो माइक्रोप्लास्टिक्स भी साथ चल जाएंगे। सो फिश विल इनटेक देम अलॉन्ग विद वाटर, क्योंकि बहुत स्मॉल इन साइज़ होते हैं, ठीक है। अब जो शेयर वाटर बर्ड्स होते हैं वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो फिश को लेते हैं ना अपने अंदर, तो जब वो फिश के ऊपर फीड करेंगे तो वो जो माइक्रो प्लास्टिक्स फिश की बॉडी के अंदर थे वो उनकी बॉडी के अंदर भी ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट, और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे, और जो पूरी फूड चेन है माइक्रो प्लास्टिक्स पूरी फूड चेन में ऐड हो जाएंगे और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक भी ट्रांसफर होते जाएंगे। नाउ डिस्क्राइब 3 वेज द पॉपुलेशन ऑफ शेयर वाटर बर्ड्स कैन बी कंजर्व। तो जब बात कंजर्वेशन की हो रही है तो सबसे पहला पॉइंट ही हम ये लिख सकते हैं कि हम कंजर्वेशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं जिससे हम इन बर्ड्स को कंजर्व कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट हो सकता है कि हमने इन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करना है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, जिस तरह से फूड, शेल्टर, वाटर, जो जो कुछ रिक्वायर्ड है, ठीक है। शेल्टर इसलिए ताकि वो सेफ रह सके, प्रीडेटर्स उन तक रीच ना कर सकें, तो जब प्रीडेटर से सेफ रहेंगे तो ऑब्वियसली नंबर कम नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़ सच एज फूड, शेल्टर, ताकि वो फ्री एंड सेफ रहें फ्रॉम प्रीडेटर्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी कि हंटिंग को हमने डिक्रीज़ करना है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज बना सकते हैं। लाइसेंस्ड हंटिंग होगी ताकि बहुत लिमिटेड बर्ड्स को कैच करें, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करें। तो लॉज टू प्रिवेंट हंटिंग और लाइसेंस्ड हंटिंग ओनली। जो लाइसेंस्ड हंटर्स होंगे सिर्फ वो पकड़ सकते हैं, उसके अलावा कोई आम लोग नहीं।
एक्सप्लेन द रिस्क टू पॉपुलेशन इफ इट्स पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेस। तो इसके काफ़ी ज़्यादा वो हो सकते हैं प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो यही होगा कि डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर क्योंकि ऑर्गेनिजम्स का नंबर बहुत कम होता जा रहा है तो हमें पता नहीं है कि कभी भी खत्म हो सकते हैं। सो इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, कभी भी एक्सटेंट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। और अब जब बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बचे हुए हैं उस स्पेसिफिक स्पीशीज़ के, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एक पार्टनर फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें मतलब क्योंकि डिफरेंट जो अपोजिट जेंडर होता है वो फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें उन्हें पार्टनर नहीं मिल रहा होगा फर्टिलाइज करने के लिए, बर्थ देने के लिए, तो यानी शॉर्टेज ऑफ मेट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो उस वजह से पॉपुलेशन साइज़ को इंक्रीज़ करना भी मुश्किल हो रहा होगा, और फिर सर्वाइवल के लिए जो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम होती जाएंगी, शेल्टर वगैरह सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होगा। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का।